हेलो स्टूडेंट्स, द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे डीएसई वेव एंड ऑप्टिक्स बीएससी 4 सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर को। यूनिट नंबर 3 हमने चालू किया था, जो कि बेस्ड है विवर्तन पे। विवर्तन जिसे हम डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, एक ऑप्टिकल फेनोमेना होता है। उससे रिलेटेड दो टाइप के जो विवर्तन होते हैं हमारे, फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर। तो फ्रेनेल के सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। विवर्तन व्यतिकरण से किस प्रकार अलग है और फ्रेनेल ने किस तरह के सिद्धांत इसके लिए दिया था कि लाइट वेव जब किसी ऑब्स्टिकल से या किसी अवरोध से टकराता है तो उसके तीखे किनारों से उसके तीव्रता में उस अवरोध के अपोजिट साइड में किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर अगर आप आने वाली लाइट वेव की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो वो आपको चेंज्ड मिलती है, अलग पैटर्न में मिलती है, अलग तरीके से मिलती है, उसके आयाम में, उसकी तीव्रता में फर्क होता है। और उस हिसाब से हम लोगों ने फ्रेनेल के अर्धकाल जोन के बारे में स्टडी कर लिया है। फ्रेनेल्स हाफ पीरियड जोन के बारे में स्टडी किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज के क्लास में हम लोग जोन प्लेट के बारे में जानेंगे। एग्जामिनर्स के बहुत पसंदीदा जो फेवरेट टॉपिक्स में से एक है जोन प्लेट। डेफिनेटली आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले टॉपिक होते हैं ये। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, साथ ही साथ ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी। और ये पेपर स्टूडेंट्स प्रॉपर फिजिक्स से आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा, क्योंकि आप ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसे बहुत सारा, लेकिन आप इसे बहुत हल्के में ना लें। ऑप्टिक्स का ये पेपर, ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन जितना आप पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल सिस्टम का पूरा जान है। अगर आप एरोनॉटिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप डिफेंस के फील्ड में, मिसाइल मेकिंग फील्ड में, इसरो के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से आपको आना ही चाहिए। ये वहाँ का मेन बेस है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे जोन प्लेट के बारे में। पिछले क्लास में थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी कि जोन प्लेट होता क्या है। तो फ्रेनेल ने जो सिद्धांत, फ्रेनेल के अर्धकाल जोन का या हाफ पीरियड जोन का हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि उसने एक समतल गोलीय तरंगाग्र जो एक माध्यम में चलते आते रहता है, उसको इमेजिन किया एक डिफरेंट अनुपात में बांटने का। ठीक है, तो चलने वाले लाइट वेव को एक संकेंद्रिक सेंट्रिक सर्कल्स के पार्ट में बांटते चले गए फ्रेनेल ने। इमेजिनेशन था वो, उसके डायग्राम में हमने इस चीज को देखा था। उस पर आधारित जिस चीज को बनाया गया है कांच की एक प्लेट पर, उस तरह के पैटर्न्स को खींच के उसको जोन प्लेट बोलते हैं। ठीक, तो पूरा पूरा फ्रेनेल का जो कंसेप्ट है उसी पे आधारित एक इंस्ट्रूमेंट है। इसका बहुत ज्यादा यूज डिफेंस टेक्नोलॉजी में होता है। जो आपने देखा होगा कि कोई विमान रडार की पकड़ में नहीं आता, या कोई विमान अदृश्य रूप से किसी भी डिटेक्टर के संपर्क में नहीं आता, कैमरे पे नहीं आता। कैमरे से अगर उसकी फोटो लेना चाहे तो वो दिखाई नहीं देता है, ब्लर दिखाई देता है। वो पूरा पूरा कारण विवर्तन की वजह से है कि लाइट वेव्स को हम लोग इस तरह से जोन प्लेट की पॉलिशिंग या उस पे सरफेस पे इस तरह के उभार स्ट्रक्चर बना के इस तरह से मोड़ देते हैं कि वो रिसीवर को मिलता ही नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि रेडियो सिग्नल भी टकरा कर किसी दूसरे दिशा में चला जाता है, तो वो रिसीवर तक आता ही नहीं है, तो रडार में नहीं दिखेगा। जोन प्लेट के कंसेप्ट को यूज करके उसके इमेज को ब्लर कर सकते हैं। ब्लर मतलब जो आप लोग मोबाइल में हम लोग करते हैं ना, जनरली की फोटो खींचे, उसको क्या कर दिए, ब्लर कर दिए। ब्लर मतलब धुंधला सा दिखाई देगा, आपको दिखाई नहीं देगा वो चीज। तो वो अब डिजिटली कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट है या कहीं जगह पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, और अगर आप उसकी फोटो लेना चाहो और आप ये पाते हो कि उसकी फोटो ब्लर ही आती है, आप क्लियर खींच ही नहीं पाते, तो कुछ ना कुछ उसके सरफेस पे इस तरह की प्रॉपर्टी डिजाइन कर दी जाती है, जो कि इस तरह के फेनोमेना को आपको प्रदर्शित करके बताता है। तो ये जोन प्लेट है, जो कि डिपेंड करता है फ्रेनेल के अर्धकाल जोन के सिद्धांत पे। क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आप पेपर में जब आए तो लिखें। फ्री हैंड डायग्राम बनाना है आपको, बहुत ज्यादा प्रकार वकार लेके बहुत गोल गोल घेरे नहीं खींचने हैं। फ्री हैंड डायग्राम मतलब स्केल और पेन की सहायता से कितना आप डायग्राम बना सकते हैं, दैट्स अ कंप्लीट डायग्राम। तो ये किस तरह का एक डायग्राम होता है कि इसी तरीके की कांच की प्लेट होती है, उसमें इसको केंद्र मानकर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के बहुत सारे गोले उसके ऊपर खींचे जाते हैं। ठीक, और उसकी प्रतिकृति को या फिर उसके नेगेटिव क्या है, उसके इमेज को एक कांच की प्लेट पे उतार लिया जाता है। तो कांच की प्लेट पे उतार के जो एक कांच की प्लेट पे छपा हुआ जो पैटर्न ऐसा दिखाई देता है हमको, गोल गोल गोले के हिसाब से, जो जहाँ का ये दो लाइनों के बीच का हिस्सा पारदर्शी होता है और वो जो डार्क कलर के पेंट से उसको बनाया जाता है पतले, तो फिर जो जो गोल ऐसा खिंचा हुआ है वो पारदर्शी हो जाता है, नॉन ट्रांसमिटेड या ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है,
दो प्रकार से जोन प्लेट बनाया जाता है कि सेंट्रल को ओपन रखा जाता है और सेंट्रल को डार्क करके रखा जाता है, और इंटरवल के फॉर्म में कहूं मैं एकांतर क्रम में ब्राइट वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट ऐसा स्पेस एक कांच की प्लेट पर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इसकी बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जोन प्लेट कांच की एक समतल प्लेट होती है जिस पर संकेंद्रित वृत्त इट मीन कंसेंट्रिक सर्कल खींचे रहते हैं। जोन प्लेट फ्रेनेल के अर्धकाल जोन के सिद्धांत के आधार पर ही बनाया जाता है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कांच की प्लेट पर बनाई गई वृत्तों की त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्याओं मतलब नेचुरल नंबर्स के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इस रिजल्ट्स को हम लोग पिछले क्लास में पाए हैं। फ्रेनेल के अर्धकाल जोन में जो जोन बनते हैं उसकी त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो उसी अनुपात में आप कांच की प्लेट पर रेडियस के गोले खींचते जाते हैं। काले रंग के स्याही से, काले रंग के पेंट से उस तरह के गोले बनाए जाते हैं कि जो भी गोला स्फेयर अगर 3D में कहूं या फिर वृत्त में कहूं, प्लेट पर जो बन रहा है, सर्कल जो बन रहा है, उसका त्रिज्या कितना होना चाहिए? पहले का √1 होना चाहिए, दूसरे का √2 होना चाहिए, दूसरे का √3 गुना, पहले का उतना गुना ना, उतने गुना में होना चाहिए। जैसे R इज इक्वल टू R1 गुना √n ऐसा आता है। ठीक, अभी देखेंगे आगे उसको अपन। एक ये हो गया। जोन प्लेट में वृत्तों के बीच की सम या विषम क्रम की वलयाकार पट्टियां पूर्णतः डार्क होती हैं। मतलब आप या तो इवन या ऑड क्रम में वो जो राउंड राउंड वृत्त हम लोग खींचते हैं उसको कंप्लीटली डार्क रखते हैं ताकि इंटरवल के फॉर्म में अपन को पासिंग एरिया मिले कांच की प्लेट पर। अर्थात कांच की प्लेट पर एकांतर क्रम में पारदर्शी और अपारदर्शी जोन होते हैं। भाई, जो पुताई नहीं हुई है, जिस जगह पे पेंट नहीं लगा है, वो आपका ट्रांसमिटेड एरिया है। जो आपके लिए जो गोला बनाए हैं ब्लैक कलर से, वो प्रकाश को नहीं जाने देगा, रोक देगा, तो वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। मतलब वो डार्क तो होगा या नॉन ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो इसका ये पैटर्न है सिंपल सा। ठीक, यदि ऑड जोन को हम ट्रांसमिटेड रखते हैं, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ऑड जोन को आप ट्रांसमिटेड रखते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं और इवन जोन को ब्लॉक कर देते हैं, तो जोन प्लेट को पॉजिटिव जोन प्लेट बोलेंगे। ठीक, हम क्या कर रहे हैं? ऑड जोन को ट्रांसमिटेड रख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं। जैसे पहला वाला ट्रांसपेरेंट रहेगा, तीसरा वाला ट्रांसपेरेंट रहेगा, पांचवा, तो ये पहला शुरू हुआ, ये ट्रांसपेरेंट है, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, नौवां, ये ट्रांसपेरेंट है, और दूसरा, चौथा, छठवा, ये इसके उस जगहों पे गोला खींच खींच दिए हैं, डार्क कर दिए हैं उसको। ठीक, तो इस वाले जोन प्लेट को पॉजिटिव जोन प्लेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है पेपर्स में छोटे छोटे, कब पॉजिटिव जोन प्लेट कहलाएगा, कब नेगेटिव जोन प्लेट कहलाएगा। और यदि इसका जस्ट रिवर्स, कि यदि आप इवन जोन को ट्रांसपेरेंट रखते हैं और ऑड जोन को ब्लॉक्ड कर देते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट रखते हैं, तो वो फिर नेगेटिव जोन प्लेट कहलाएगा, ऋणात्मक जोन प्लेट कहलाएगा। कलर करने के पैटर्न, और इवन ऑड कहने का मतलब क्या है? क्रम। क्रम मतलब जैसे पहला वाला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, उसके रेडियस के आधार पे जो निकला रहेगा उसके आधार पे। तो इतना बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ऐसे ही रफ डायग्राम वगैरह बना के एग्जाम में जोन प्लेट के बारे में लिख के आना है। अब मैथमेटिकली इसका सिद्धांत क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसका रेडियस जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो एग्जैक्टली फ्रेनेल के कंसेप्ट को मैच करता है, और क्या क्या रिजल्ट्स इसका अपन निकाल के लेके आएंगे, वो हम आपको इसको यहाँ पर बना के बताना है। तो परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है स्टूडेंट, कि सिद्ध कीजिए जोन प्लेट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जोन प्लेट। सिद्ध कीजिए कि जोन प्लेट की त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती हैं। एस्टैब्लिश द रिलेशन और प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द जोन प्लेट इज स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। एंड अगेन व्हाट डू यू मीन बाय जोन प्लेट? derive the formula for the area of the zone per zone on the zone plate, ऐसा बोल सकते हैं। describe the zone plate and proof जोन प्लेट बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जोन प्लेट के बारे में बताइए और यह सिद्ध कीजिए कि जोन प्लेट एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आगे हम इस क्लास में जानेंगे कि कैसे ये कन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करता है। एंड फाइंड द फॉर्मूला फॉर द फोकस डिस्टेंस। ठीक, एवं जोन प्लेट के फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला उत्पन्न कीजिए। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और आएंगे ही आएंगे। आप अपने पेपर में डेफिनेटली जोन प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्ट थ्योरी में नहीं देखेंगे तो न्यूमेरिकल में देखेंगे, न्यूमेरिकल में नहीं देखेंगे तो इस तरह के 2-3 जो कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी आपसे डिस्कस किया उस रूप में आप देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके थ्योरी और मैथमेटिकल पोर्शन की ओर।
ठीक, तो जोन प्लेट का सिद्धांत क्या है जी? तो सिद्धांत तो वही है, फ्रेनेल का अर्धकाल जोन। ठीक, जो जोन प्लेट का सिद्धांत किस आधार पे काम करता है उसको देखेंगे कि जैसे फ्रेनेल के अर्धकाल जोन में इस कंसेप्ट को लिया गया था उसी तरीके से लेते हैं। और फ्रेनेल विवर्तन कहने का मतलब क्या है जी? लाइट सोर्स इज डेफिनेट, लाइट सोर्स और पर्दा डेफिनेट डिस्टेंस पे है। इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जब हो जाता है तो फ्राउनहोफर विवर्तन या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बोल देंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में आप पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ऐसा एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से यू डिस्टेंस पर, ठीक, एस को लाइट सोर्स मान रहे हैं। ए बी, जो ए लाइन खींची हुई है, ए बी एक कांच की प्लेट है। अब चूंकि आपको ये आपके तरफ से वर्टिकल पोर्शन में दिख रही है, इसलिए कांच की प्लेट को आयताकार रूप में नहीं बनाया गया है, इस डायग्राम में ऐसे ही बनाना है। ठीक, तो ये ओ पॉइंट है, लाइट कांच की प्लेट से यू दूरी पर लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स इस तरह से चलती हैं ऐसे, और M1 से डिफ्रैक्ट होकर तीखे किनारों से यहां से मुड़कर वो पॉइंट पी पर पहुंचती हैं। तो लगातार हम लोगों ने इस कांच की प्लेट पर वृत्त खींचे हुए हैं। ये वाला डायग्राम देखिए, ये कांच की प्लेट को अगर जो ऐसा रखा है ए बी, उसको अगर फ्रंट व्यू आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह की चीजें हैं, ऐसे उस पे लाइन खींचे खींचे हुए हैं। तो पहला वाला लाइट वेव, पहला तो सीधा जो केंद्र से है यहां से जो गुजर रहा है वो सीधा सीधा चला जा रहा है। अब जो M1 वाला पॉइंट है, ये वाला M1 वाला पॉइंट है, ये चूंकि अब लाइन खींची हुई है यहाँ पर डार्क लाइन, तो उस लाइन के ऑब्स्टकल से, उस लाइन के अवरोध से लाइट वेव बेंड होगी। तो एस M1P इस वाले बॉर्डर से बेंड होकर M1 वाले इस वाले बॉर्डर यहां से बेंड होकर लाइट वेव P पर पहुंची। दूसरी लाइट वेव तरंगिकाएं जो है M2 से P, तो ये दूसरा वाला जोन है, ये वाला M2 है, ये वाला ये M1 है, M2 है, M3, M4 है, डेस 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 Mn। तो वही डायग्राम में यहाँ पर बना है। तो ये ऐसे गोले ऐसे बने हुए हैं ना, फ्लैट कांच के आपके प्लेट पर। 2D में वृत्त कहेंगे, 3D में गोले कहेंगे। तो वृत्त कांच की प्लेट पर इस तरह से पैटर्न आपको बना हुआ है। अब इनके बीच की जो प्रॉपर्टी है कि इस बेसिक वाले लाइन एसओपी और ये जो डिफ्रैक्ट होके जा रहे हैं ये वाले लाइन अलग अलग, चाहे अलग क्रम के मैं बोलूं, उन सब के बीच जो पथांतर या पाथ डिफरेंस का जो रूल है वो कैसे बता रहा है, कितने अनुपात में हमको रखना है, किस आधार पर रखना है, फ्रेनेल ने जो कंसेप्ट दिया था उसके आधार पर रखना है। ठीक, यहां से ओ से पी तक की दूरी स्मॉल v से डिनोट करते हैं हम लोग। आप इमेज भी बोल सकते हो, लेंस फार्मूले के आधार पे केवल नोटेशन है, यहाँ पे इमेज नहीं है, बट डिस्टेंस को v बोल रहे हैं, यहाँ पे u बोल रहे हैं, केवल एक तरह से कि ये वस्तु की दूरी है और ये इमेज की दूरी है। हमारा टारगेट बिंदु P पर इस प्रक्रिया के पालन होने के बाद कितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी, कितनी तीव्रता यहाँ पर लाइट की होगी, किस अनुपात में लाइट यहाँ पर पहुंचेगा, उसको ज्ञात करना है। ये मेन टारगेट है। तो डायग्राम वाइज एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, इवन आप यूज द येलो लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट, बट मोनोक्रोमेटिक is necessary. So when you use a monochromatic light from the source S, then the lambda wavelength की आपको एक स्फेरिकल वेव्स वहां से निकलेंगी, मान लो निकल रही हैं स्फेरिकल वेव्स, मतलब गोल वृत्ताकार की वेव्स आगे की ओर चल रही हैं, खंड खंड में उत्सर्जित हो रही हैं। माना ए बी एक तल के लंबवत एक समतल पारदर्शी प्लेट है। ए बी इज अ परपेंडिकुलर ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। हमें प्लेट के सम्मुख रखे बिंदु पी पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ इस टारगेट पॉइंट पर हमें कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो रही है वो पता लगाना है। बिंदु O को केंद्र मानकर त्रिज्या OM1 बराबर R1, OM2 बराबर R2, OM3 बराबर R3 की अलग OMN बराबर RN के सेंट्रिक सर्कल संकेंद्रित वृत्त इस प्रकार हम खींचते हैं। इस प्लेट के ऊपर इस तरह से ऐसे खींचे गए हैं, ये वाले इस तरह से खींचा गया है कि जो खींचे हुए वृत्त हैं वो फ्रेनेल के विवर्तन शर्तों को संतुष्ट करते हैं। और फ्रेनेल का विवर्तन शर्त क्या था जी? पिछले क्लास में आप पढ़े थे कि पहले दो प्रकाश पथों के बीच पथांतर या उसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का रहेगा? λ/2 का रहेगा। फिर पहले और दूसरे के बीच पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? पहले और दूसरे वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना? तो 2 λ/2 रहेगा। सिमिलरली वैसी मीडियम में आगे बढ़ते बढ़ते 3 λ/2 और डेस करते करते n λ/2 का पाथ डिफरेंस उसमें होना चाहिए। इसी अनुपात में फ्रेनेल ने वेव फ्रंट को, तरंगाग्र को विभाजित किया था अपने इमेजिनेशन से। तो उसी आधार पे हमने जोन प्लेट में वैसे गोले खींच दिए हैं ताकि उनके बीच का पाथ डिफरेंस इतना रहे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया कि अब देखिए यहाँ से ये एसओपी, ये वाला एसओपी पहला लाइट वेव है। दूसरा जब गया SMNP तो ये डिफ्लेक्टेड है,
तो ये मुड़ के गया, तो SMNP माइनस SOP, तो जो भी अंतर आना चाहिए इन दोनों के बीच कितना है, λ/2 होना चाहिए। सिमिलरली SM2P माइनस SOP, इनके बीच 2 λ/2 होना चाहिए। SM3P माइनस SOP के पास 3 λ/2, ऐसे डिस करते करते आप मीडियम में आगे जाएंगे तो SMNP माइनस SOP, इनके मध्य अंतिम और इनके मध्य जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, n λ/2 होना चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को पहले भी हम लोग फ्रेनेल वाले क्लास में समझ चुके हैं, जान चुके हैं, है ना। ये मिल गया। अब देखिए बिंदु P के लिए प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्रथम अर्धकाल जोन कहलाएगा। इस पॉइंट P के लिए ये जो पहला वृत्त खिंचाएगा ना कांच की प्लेट पर, ऐसे मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर, पहला वृत्त जो कांच की प्लेट पर देखिए नीचे वाले डायग्राम में से खिंचा हुआ है ऐसे फ्लैट फॉर्म में, उधर से जो दिखेगा बिंदु P को, वो पहला अर्धकाल जोन कहलाएगा। ठीक, साथ ही द्वितीय एवं पहले वृत्त के बीच का वलयाकार रिंग शेप्ड एरिया, देखिए अब ये पहला हो गया ये वाला, और ये दूसरा हो गया, तो इनके बीच का ये जो नारंगी रफ स्केचिंग की गई है वो क्या हो गया, वलयाकार क्षेत्र है, रिंग शेप है। पहला वाला ही सिर्फ कंप्लीट वृत्त होता है पहला जोन, उसके बाद क्या है जोन जितने होते हैं वो सारे जोन कैसे होते हैं, रिंग शेप के होते हैं, वलय के शेप में होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धकाल जोन होता है। इसी प्रकार nवे और n-1वें वृत्त के लिए क्या मिलेगा आपको जी, nवां अर्धकाल जोन मिलेगा। ठीक, इस डायग्राम को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि ये इस तरह से, ये कांच की प्लेट, इस डायग्राम में इमेजिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि ये डायग्राम एक्चुअल में कैसा है। तो ये देखिए चित्र में आप आपके स्क्रीन पे ऐसे लाइट वेव इस तरह से इस तरफ आ रही है ना। ठीक, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो चाहे आप ये दो डायग्राम बनाइए, ये तो केवल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर कि एक्चुअल में जो फिनोमिना घटित हो रही है इस तरह से हो रही है। ठीक, तो भाई हमको वैसे ही nवें जोन का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। कौन कहलाएगा, वलयाकार क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे की चीजें कैलकुलेट करते हैं। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि nवा जोन के आधार पर क्या उसके रिलेशंस आएंगे, क्या उसके रेडियस आएगा, इस सब चीज को। तो देखिए चित्र में हम लोग Rn बराबर OMN होगा। Rn R1 ये है, R2 यहाँ से यहाँ तक है, R3 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला पूरा Rn कहलाएगा, बड़े वाले बोलेगा। O से SU है, O से PV है, ये भी डिफाइन किए हुए हैं हम लोग। तो डायग्राम में हमने उस चीज को डिफाइन किया ये इस तरह से। अब पहला जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, उस पे अपन ध्यान दीजिए। SOMN कहाँ पे बन रहा है उसको देखिए, इस साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड में, SOMN इस साइड में देखिए, ये राइट एंगल बन रहा है। इसमें बड़ी भुजा SMN है, कर्ण, आधार आपका OS है और लंब आपका MN है। तो पाइथागोरस लॉ लगाएंगे अपन आप इसमें। तो पाइथागोरस जब आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कि SMN का होल स्क्वायर प्लस SO का होल स्क्वायर प्लस MN का होल स्क्वायर। ठीक, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है रफली। ऐसे बना हुआ है स्टूडेंट ना रफली, ये MN है, ये S है, ये O है, इसको U बोले हैं अपन, और ये RN है आपका, ये नहीं जानते आप, है ना। ठीक है, तो देखिए MN स्क्वायर इज इक्वल टू SO स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। हमें पता है SO U स्क्वायर है और RN क्या है, ये MN क्या है, RN स्क्वायर है। इन दोनों में से U स्क्वायर अगर बाहर लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, और बाइनोमियल थ्योरम इसके स्क्वायर को इधर लेके जाऊं तो MN इज इक्वल टू U1 प्लस RN स्क्वायर U स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। और इसको बाइनोमियल थ्योरम से अगर एक्सपैंड करूंगा तो चूंकि Rn क्या है, बहुत कम रहेगा जोनों की त्रिज्या, और दूरी, प्रकाश की जो दूरी है, सोर्स की दूरी, वो ठीक ठाक ज्यादा रहेगी। मतलब कि वलयों को इतने पास पास बनाया जाता है ना कि रेडियस बहुत ज्यादा कम, एक छोटा सा प्लेट होता है, जबकि लाइट सोर्स का डिस्टेंस उससे बहुत ठीक ठाक सेंटीमीटर पे, मीटर पे ऐसा लोगे, लेकिन इसको मिलीमीटर 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 में खींचोगे तो वो बोल रहा है कि भाई जो Rn रेडियस जो होगा वो इस U दूरी के अनुपात में तो बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटा होगा। और इसको बाइनोमियल थ्योरम से अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करोगे तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की पावर n सिंपल फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसका क्या होता है जी, 1 होता है प्लस nx होता है प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर होता है, फिर वैसे ही प्लस डेज डेज आगे बढ़ते जाता है। तो n क्या है हमारे, x क्या है हमारे पास, ये वाला पद Rn का स्क्वायर बटे U स्क्वायर। ठीक, तो पहला पद आ जाएगा 1 प्लस Rn का स्क्वायर बटे 2U स्क्वायर, क्योंकि nx है और n की जगह क्या है 1/2 है आपके पास। अब अगला पद जो आएगा वो Rn का बटे U स्क्वायर का स्क्वायर होगा ऐसे। तो कुल मिला के Rn की पावर 4 बटे U की पावर 4। तो Rn तो मिलीमीटर में है और U सेंटीमीटर मीटर में है,
तो छोटी चीज को और बड़ी चीज से आप अगर डिवाइड करेंगे तो और छोटा क्वांटिटी मिलेगा, इसलिए अधिक घात के जो पद होंगे वो बहुत छोटे छोटे पद मिलेंगे, इसलिए अधिक घात के पदों को छोड़ देने पर, त्यागने पर, केवल 2 पद को अगर अपन यहाँ पे कंसिडर करें तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद only 2 terms we consider, then 1 plus rn square upon 2u square, then finally sm is equal to, when you get in the u in the bracket, then u plus rn square upon 2u, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको। इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला था, फ्रेनेल का जो कंडीशन था। अब सेम चीज हम लोग राइट हैंड साइड के ट्रायंगल में करेंगे, राइट एंगल में, किसमें, PMNO, PMNO, PMNO में आप देखेंगे mn फिर से rn है, और MNP आपको नहीं पता, ये कर्ण है, और OP आपका आधार है। तो सेम प्रोसेस जब आप इधर करोगे तो उसको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट, टाइम आपको बचाना रहेगा। तो सिमिलरली जब आप इस तरफ के ट्रायंगल में जाएंगे तो u के जगह बस v करके आपको PMN का मान v प्लस RN स्क्वायर बटे 2v मिलेगा। ये इसको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, समीकरण 2 जैसे ही हल होगा, तो डिटेल में उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो v प्लस RN स्क्वायर बटे 2v, उसमें भी समकोण त्रिभुज यही सब आएगा, ऐसे रखेंगे, u की जगह v रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। सो इट नॉट नेसेसरी यू सॉल्व इन डिटेल एग्जामिनेशन में भी। तो इक्वेशन 2 के जैसे आपको mn भी मिल गया, smn और pmn मिल गया। डायग्राम में देखेंगे आपने smn का मान निकाला है ये वाला, और mnp का मान निकाला है, ठीक, दोनों तरफ करके। अब देखते हैं हमें क्या प्राप्त करना है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो smnp है, ठीक, यहाँ पे डायग्राम को रफली ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ये s है, ये आपका mn है, और ये p है, हम, और यहाँ पर O है, इस तरह से जोन प्लेट है, इस तरह से बना हुआ है रफली। तो SMNP जो है SMN और MNP से मिलके बना है जी, जो SMNP है वो SMN और MNP से मिलके बना है। तो आपको ये दोनों चीज इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आपने निकाला है इनके मान को, उसको रख दीजिए यहाँ पर। तो SMNP इज इक्वल टू, हम क्या ढूंढ रहे हैं उसको पहले समझिए आप लोग। हम ढूंढ रहे हैं फ्रेनेल के फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू ये रखनी है मेरे को, और ये रखनी है। फ्रेनेल के अर्धकाल जोन के आधार पर ऐसा परिभाषित है। तो SMNP ढूंढ रहा हूं, तो SMNP ढूंढने के लिए पहले इस तरफ के राइट एंगल में SMN ढूंढे और MNP ढूंढे। अब इन दोनों को जब अगर जोड़ देंगे तो SMNP मिल जाएगा, बस वही करना है और कुछ नहीं है ना। तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो SMNP मिल जाएगा। तो फाइनली दोनों का मान समीकरण 2 और 3 से आप रख देंगे, एक u के टर्म में था, एक v के टर्म में था। देन फाइनली यू हैव दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, u और v को प्लस करके ऐसे लिख देंगे, तो rn स्क्वायर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। अब ध्यान से डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, u प्लस v कहने का क्या तात्पर्य है। डायग्राम में देखिए u प्लस वी कहने का क्या तात्पर्य है, u प्लस वी। सो एस ओ पी तक की दूरी को ही u प्लस वी के आधार पे हम लिख सकते हैं कि एस ओ पी इज रिप्रेजेंटेड बाय u प्लस वी। सो आवर एक्सप्रेशन में, इन आवर एक्सप्रेशन वी पुट एस ओ पी ऑन द पोजिशन ऑफ u प्लस वी। ये भी क्लियर है। क्या बचा, आर एन स्क्वायर बटे 2 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अब इसको ट्रांसफर करके इधर ले जाओगे तो एस एम एन पी माइनस एस ओ पी इज इक्वल टू दिस मच। और फ्रेनेल के विवर्तन शर्त के अनुसार इसका मान कितना है जी, इसका मान कितना है जी, एन लैम्डा बाई 2। यही तो फ्रेनेल का विवर्तन शर्त है कि इसका मान कितना होना चाहिए, एन लैम्डा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 4 के एक साइड में हम क्या पुट कर देंगे कि आर एन स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। एंड फाइनली व्हेन यू transfer and cancel the 2, you have a 1 upon u plus 1 upon v is equal to n lambda अपॉन rn स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन नंबर 5 ये मिलेगा आपको। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन नंबर 5 को रिमाइंड करके थोड़ा सा चलना है, आगे काम आएगा। मैं त्रिज्या की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि जोन प्लेट में जो सर्कल बनाए हुए हैं उसकी त्रिज्याएं कितनी है वो निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से rn की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो rn स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u प्लस वी बटे uv आएगा, और ट्रांसफर करके आपको ये मिलेगा, ठीक, ऐसा मिलेगा कि आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी एन लैम्डा, यहीं से आ रहा है ना, ठीक। और इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। तो फाइनली आर एन स्क्वायर था ये वाला, उसके स्क्वायर को इस तरफ ले जाऊंगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, कुछ इस तरह का स्क्वायर रूट। तो आर एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू वी लैम्डा अपॉन यू प्लस वी एंड अंडर रूट एन। देखिए यू क्या है, वस्तु की दूरी कहें या फिर लाइट सोर्स की दूरी कहें, वी क्या है, पर्दा बिंदु पी जहां पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां पर हम लोग उसकी तीव्रता को कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो है ऐसे, ये u है, यहाँ तक की दूरी v है। लैम्डा क्या चीज है जी, जो आने वाली लाइट वेव का वेवलेंथ है। और हम लोग शुरू में कैसा लाइट वेव सेलेक्ट किए, हम लोग मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव मतलब पीला है तो पीला, नीला है नीला, तो सिंग एक चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा मतलब
यू भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, यू और वी सब कांस्टेंट, तो ये वाली राशि पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू रूट एन, और एन क्या है, क्रम है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि जोन प्लेट पर बनने वाले वृत्तों की त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती है, जो कि फ्रेनेल के दिए गए सिद्धांत से एग्जैक्टली मैच खाता है। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस प्रकार जोन प्लेट पर वृत्तों की त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती है। एक चीज ये प्रूफ होगी, अगर आपसे पेपर में यहाँ तक प्रूफ करने को बोलता है कि ये प्रूफ करिए जोन प्लेट के लिए, तो इस तरह से यहाँ तक बना के चलना है। ठीक, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ये वाला कैलकुलेशन जो कि एक बार राइट वाले लेफ्ट वाले दोनों राइट एंगल्स में पुट करके थोड़ा सा जोन प्लेट के बारे में एक्सप्लेन भी करोगे, और फिर यहाँ तक आएगा। और किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके कंक्लूजन कुछ क्लास में देखेंगे अपन। ये मिल गया अपन को। ठीक, अब चूंकि आर एन का स्क्वायर ये आया था फॉर्मूला विथआउट प्रोपोर्शनलिटी के, अगर n बराबर 1 पहले क्रम की मैं त्रिज्या निकालना चाहता हूं, पहले जोन का, तो पहले जोन का त्रिज्या अगर आप निकालेंगे तो r1 n की जगह 1 रख दोगे, सिंपल। क्या मिलेगा, u v लैम्डा बटे u प्लस v, r1 का होल स्क्वायर का मान है ना, r1 के होल स्क्वायर का मान इतना मिलेगा। तो rn क्या था जी, देखिए जरा यहाँ पर, ये था ना rn, और पहले वाले का मान कितना मिला है, u v लैम्डा u प्लस v, ये आया, देखिए ये वाला आपने n बराबर 1 रखा तो ये आया। इसको स्क्वायर रूट में ऐसा भी लिख सकते हो कि r1 मेरा कितना है जी, अंडर रूट u v लैम्डा बटे u प्लस v, ऐसा है। तो ये r1 पहले वाले जोन की त्रिज्या का मान है, और nवें फॉर्मूले में इसको रख दूंगा यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से, तो आपको ये मिलेगा ना कि जो nवा आपका रेडियस होता है वो r1 के ही रूट n गुना होता है पहले वाले वृत्त का, क्योंकि जोन प्लेट में वृत्त केवल एक जगह बनता है ना, याद रखेंगे, केवल सेंट्रल पे, त्रिज्या केवल यहीं पे होती है। अगला वाला तो फिर क्या होता है, वलय होता है जी, इसके बीच के बीच, अगला वाला इसके बीच, इसका वलय, तो वलय की त्रिज्या इमेजिनरी फॉर्म में ये नहीं होती, तो वो उसका विड्थ कहूं या रेडियस निकालूं तो r1 के अनुपात में इजिली हम निकाल सकते हैं। तो ये में एक और फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल जितने सॉल्व होते हैं इस क्वेश्चन पे सॉल्व होते हैं। जनरल चीज प्रूफ करने के लिए ये हो गया, तो ये एक्सप्रेशन आपने निकाला। क्या कहना है कि u v और लैम्डा के ज्ञात मानों के लिए, पता रहने वाले मानों के लिए प्रथम जोन की जो त्रिज्या है r1 क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं। इस प्रकार उस समीकरण में n बराबर 2, 3, 4 आदि रखकर हम लोग फ्रेनेल के अन्य अर्धकाल जोन को प्राप्त कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये एक अनुपात रिजल्ट हमने निकाला। और देखिए इसके बाद एरिया निकालते हैं कि nवें जोन का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा nth टर्म का। तो सिंपल वृत्त का क्षेत्रफल, तो nth जोन का क्षेत्रफल माइनस n माइनस 1वें जोन का क्षेत्रफल। ठीक, कहने का मतलब है कि भाई आपको पास इस तरह का स्ट्रक्चर है और आप ये एरिया ढूंढना चाहते हो, ये एरिया, तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को काट के निकाल दोगे तो ये वलय मिल जाएगा। तो बड़े वाले क्षेत्रफल का रेडियस यदि rn है और इस वाले पहले वाले का यदि उससे जस्ट एक कम rn माइनस 1 है, तो दो ये देखिए, बड़े का एरिया माइनस छोटे का एरिया, तो एरिया क्या होगा, rn का स्क्वायर, rn अभी आप निकाले हो फॉर्मूले से, rn स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए rn स्क्वायर का मान कितना होता है जी, ये रहा, देखिए इस फॉर्म में। ठीक, तो ये सिंपल फॉर्म में वहां पे रख दिए आप, तो देखिए जब आपने रखा तो rn स्क्वायर rn माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा ये। और जब इसको कैलकुलेट करके लेके आए तो आपको मिलता है कि पाई u v लैम्डा u प्लस v, यहाँ n नहीं है, इस फॉर्मूले में n नहीं है, मतलब an का मान या एरिया का मान n पर निर्भर नहीं करता, किसी भी क्रम पे निर्भर नहीं करता, अर्थात प्रत्येक जोन का क्षेत्रफल क्या होता है जी, बराबर होता है। मतलब अगर पहला वाला वृत्त बनता है ऐसा, तो दूसरा वाला वलय बनेगा, तो ऐसे ऐसे अपने आप को एडजस्ट करेगा वो वलय जो है कि इसके और इसके क्षेत्रफल में समांतर है। वैसे ही दूर जो लास्ट प्लेट पे जो वलय बना रहेगा वो इतना पतला, आपको अगर साइज में बड़ा हो रहा है तो अपनी मोटाई को कम कर लेगा ताकि क्षेत्रफल हमेशा कांस्टेंट रहे। तो ये इस चीज को प्रूव करता है, और इसीलिए जोन के आधार पर आगे चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, तो उसके जो सेंट्रिक वलय हम खींचे रहते हैं उसकी जो मोटाई है वो कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। क्यों, उस क्षेत्रफल के कंसेप्ट को मैनेज करने के लिए, ताकि क्षेत्रफल हर जगह पर कांस्टेंट रहे, नियत बना रहे। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या था जी, बिंदु P पर कितना तीव्रता है प्रकाश का, वो कितना पहुंच रहा है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं इस जोन प्लेट के अकॉर्डिंग ना।
कि यहाँ पे कितना लाइट वेव पहुंचा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वही तो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, आयाम कैलकुलेट करेंगे, और आयाम का वर्ग तीव्रता होता है कि कंसेप्ट से तीव्रता कैलकुलेट कर लेंगे। तो इजी है, फ्रेनेल के ही जो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है उसी का उपयोग करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो पिछला क्लास इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्कुल रिमाइंड करके चलें। तो उन उन टर्म्स को, मैथमेटिकल टर्म्स को भी यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, है ना। तो चलिए, बिंदु P पर परिणामी आयाम निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। मतलब हमने माना कि पहले, दूसरे, तीसरे nवें जोन से उत्सर्जित सेकेंडरी वेव फ्रंट या तरंगिकाओं के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम क्रमशः R1, R2, R3 Rn है। तब ऑब्लिक्विटी फैक्टर या तिर्यकता गुणांक के कारण, ये तिर्यकता गुणांक क्या है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लाइट वेव चलती है उसकी बेंडिंग की एक कॉन्सेप्ट होती है, 1 प्लस कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करता है वो। इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यकता गुणांक, तिरछापन होने की गुणांक। ये पहले वाले क्लास में हमने अच्छे से कवर किया है। उसके तहत जो आयाम है, पहले वेव फ्रंट के कारण बनने वाला आयाम ज्यादा होता है, घटते चले जाता है, वेव मुड़ते चले जाता है, तो जो आयाम है वो धीरे धीरे क्या होते चले जाता है, कम होते चले जाता है। तो रिजल्ट ये आता है कि पहले वाला आयाम सबसे ज्यादा रहेगा, उससे कम दूसरा आयाम रहेगा, उससे कम तीसरा आयाम, और डेज 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 करते करते वो कम होते चले जाता है। और सभी जोनों के कारण बिंदु P पर जो आयाम हम लोग निकालते हैं, तो चूंकि हमने पहले वाले को डार्क, दूसरे को ब्लैक, तीसरे को डार्क, चौथे को ब्लैक, ऐसा कर, मतलब वो एकांतर क्रम में, जी डार्क ब्लैक एक ही मतलब हो जा रहा है, एकांतर क्रम में एक हिस्से को ट्रांसपेरेंट रखा है, एक हिस्से को क्या रखा है हमने, नॉन ट्रांसपेरेंट रखा है, पारदर्शी रखा है, एक को पारदर्शी नहीं रखा है। तो उसकी वजह से ये वाला एक्सप्रेशन कि पहला वाला आयाम पॉजिटिव रहेगा, दूसरा आयाम नेगेटिव रहेगा, तीसरा पॉजिटिव रहेगा, चौथा नेगेटिव रहेगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को भी फ्रेनेल वाले क्लास में बहुत डिटेल में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, उसका उपयोग यहाँ पर करना है। तो ऐसे मिलता था, ठीक। इसको फिर बाई 2 के रूप में लिखते थे वहां पर, यहाँ नहीं करेंगे ना, वहां वहां पर बाई 2 के रूप में रख के एडजस्ट किए, और बाई 2 के रूप में रख के एडजस्ट करके फिर उसके औसत रूप को लिखकर हमने ये प्राप्त किया कि R इज इक्वल टू R1 प्लस Rn। ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पिछले क्लास में ना, तो यहाँ पर उसको डिटेल में यूज नहीं करना है कि R इज इक्वल टू 1/2 R1 प्लस Rn। और चूंकि n का मान यदि बहुत अधिक हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसको भी नेग्लेक्ट करके हम लोग सिर्फ की कंप्लीट आयाम इस 1/2 R1, ये तो प्रूव भी किए हैं ना हम लोग। सिद्ध कीजिए कि फ्रेनेल के अर्धकाल जोन में जो तुल्य या कंप्लीट एम्पलीट्यूड है, वो प्रथम जोन के कारण उत्पन्न होने वाले आयाम का आधा होता है। इस चीज के क्वेश्चन को हमने प्रूव किया है। तो वही है, आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को भी लेके चल सकते हैं। आप यहाँ इसके कैलकुलेशन में ये लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि फ्रेनेल के अर्धकाल जोन में जो रिजल्टेंट आयाम होता है वो प्रथम जोन के कारण बनने वाले आयाम का जस्ट आधा होता है। ये कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं हम लोग, तो आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये जो 2-3 स्टेप मैंने यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ पर बताया आपको, ये वाला, ये आपको याद दिलाने के लिए है कि इसी तरीके से पिछले क्लास में हम लोगों ने उस चीज को कैलकुलेट किया था, ठीक, एक अनुपात के तौर पर। तो फिर अब आयाम अगर ये है, तो आयाम का वर्ग ही क्या होता है जी, हमारा तीव्रता होता है। तो बिंदु P पर मैं तीव्रता कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। तो I इज इक्वल टू 1/4 R1 का स्क्वायर बिंदु P पर ये परिणामी तीव्रता को निरूपित करेगा नॉर्मल कंडीशन में, ठीक। अब यदि हम लोग दूसरे, चौथे, छठवें जोनों पर काला रंग कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, तो वहां से आने वाला आयाम तो नहीं पहुंचेगा, उसको हटाना पड़ेगा आपको। वहां से पहुंचने वाला लाइट वेव तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि रोक दिए हो आप उसको, ब्लैक कलर कर दिए हो जोन को ना, जोनों को डार्क कर रहे हैं, याद रखेंगे। वृत्त जो खींचे हुए थे वो केवल हडल्स थे, अब उन पर्टिकुलर वलयों को डार्क कर दे रहे हैं हम लोग, सेकंड वलय को, चौथे वलय को, छठवें वलय को, ठीक। उसको अगर डार्क कर दिए जाते हैं, तब की स्थिति बिंदु P पर आयाम क्या होगा, दूसरे की वजह से आयाम नलीफाई हो गया, चौथे की वजह से आयाम नलीफाई हो गया, छठवें की वजह से आयाम नलीफाई हो गया, तो उसको नए कंडीशन में आयाम को आर डेज बोल देता हूं। तो केवल पहले की वजह से मिलेगा, तीसरे की वजह से मिलेगा, पांचवें की वजह से मिलेगा, डेज 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 करते इसको भी जब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज लोगे, तो वो भी पहले के आधा के बराबर होगा n गुना, और n क्या है, क्रम है, क्रम। अब आपके प्लेट में कुल जोनों की संख्या कितनी हो गई, आपने कम कर दिया, इवन नंबर वाले सारी चीजों को कम कर दिया, तो n क्या हो गया आपका, कुल जोनों की संख्या। और n/2 क्या हो जाएगा, जिसको काला कर दिया जाता है, यहाँ पर n/2 इसका जो होगा, तो इसमें n गुना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म में उसको नहीं लिया जा रहा है। तो फिर उस कंडीशन में तीव्रता बस आयाम का स्क्वायर कर देंगे तो तीव्रता होती है। तो 1/4 n² R1 स्क्वायर
मतलब इस पर्टिकुलर इस फार्मूले में एन स्क्वायर जुड़ गया, जहां एन क्या है, कुल जोनों की संख्या, कुल जोनों की संख्या है, मतलब परिणामी तीव्रता जो है एन स्क्वायर गुनी हो जाएगी, मतलब परिणामी तीव्रता जो है आपकी एन स्क्वायर गुना हो जाएगी। कहने का मतलब है कि भाई किसी जोन प्लेट में यदि इंटेंसिटी कंप्लीट फॉर्म में इंटेंसिटी नॉर्मल तरीके से जब वृत्त खींचे गए हैं तो ये है, अब उसमें से मान लो हम लोग 10 ठो जोन को डार्क कर देते हैं, 10 ठो जोन को डार्क कर दिए, ठीक, तो 10 ठो जोन को डार्क कर दिए तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन आई डैश इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इंटू आई, मतलब 100 गुना हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम लोग एकांतर क्रम में या किसी भी संख्या के क्रम में अगर हम लोगों ने कुल अगर 10 लाइनें हैं, उतने लाइनों को यदि आपने वो कर दिया, कुल प्लेटों आधे आधे को हमने काला किया है ना, 10 था तो 10/2 n/2 को काला करना है, मतलब 10/2 मतलब कितना, 5 ठो जोन को आपने डार्क कर दिया। यदि जोन प्लेट पे कितने वलय बने हुए थे, टोटल 10 वलय बने हुए थे, 10 वलय में से 5 को अगर यदि हम लोग डार्क कर दिए तो उसकी तीव्रता जो प्रारंभ में जो तीव्रता थी उसकी कितनी गुना हो गई जी, 100 गुना हो गई। मतलब अगर हम लोग एकांतर क्रम में जोन के पैटर्न्स में इस तरह से बदलाव करते चले जाएं, वलयों पे डार्क करते चले जाएं, तो तीव्रता बढ़ती है। पॉइंट नंबर पी पर तीव्रता बढ़ रही है, इसका मतलब है कि फ्लाइट का फोकस तेज हो रहा है, एक जगह पर जाके इकट्ठा हो रहा है। इससे ये चीज प्रूव होता है कि जोन प्लेट लाइट वेव को सेंट्रिक करता है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, मतलब वो एक उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है जो बताना चाहते हैं अपन, कि इस अवस्था में बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, अर्थात स्रोत एस से आने वाले प्रकाश अधिक से अधिक बिंदु पी पर क्या होगा, केंद्रित होगा। इस प्रकार जोन प्लेट प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश को बिंदु पी पर क्या करता है जी, फोकस करता है, सेंट्रिक करता है, अर्थात जोन प्लेट एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि नेचुरली कन्वेक्स लेंस का भी यही प्रॉपर्टी है कि वो आने वाली लाइट वेव को क्या करता है, एक जगह पर इकट्ठा करता है। तो ये एक कंडीशन हुआ कि नॉर्मल जोन प्लेट को में से यदि हम लोग इंटरवल फॉर्म में जो उसके जोन्स होते हैं, वलय होते हैं, उसको यदि हम लोग डार्क कर दें तो उससे मिलने वाली परिणामी तीव्रता में बढ़ोतरी हो जाती है। अब अलग अलग फॉर्म में वैसे पैटर्न्स के डायग्राम बना के, वैसे चित्र बना के हम लोग उस तरह की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, इंटेंसिटी में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हायर डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स में एक अलग तरीके का उसके बॉडी पे पैटर्न बना होता है, वो केवल डिजाइन नहीं होता, वो विवर्तन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन सब का एक मिक्सअप होता है। अभी तो आप इंटरफेरेंस पढ़ चुके हो इससे पहले के चैप्टर में, यूनिट में। अभी यहाँ पे हम लोग विवर्तन पढ़ रहे हैं, फिर अगला यूनिट आपका 4th यूनिट आपका इसमें पोलराइजेशन का है या फिर ध्रुवण का है, कि कैसे प्रकाश तरंगों को, कैसे लाइट वेव को हम लोग काट देते हैं, बेंड कर देते हैं, सीधा-सीधा उसकी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस तरह के कांच के प्लेट या जैसे धूप के चश्मे वगैरह होते हैं आपके, आपको धूप की चमक बिल्कुल भी पता नहीं चलती, क्योंकि उसके एक सर्टेन वेवलेंथ को हम लोग उससे कट कर देते हैं। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसमें बनाए जाते हैं। ये फिजिक्स का वो फील्ड है जो बाकी जगहों पर यूज नहीं होता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो फिर इससे ये रिजल्ट निकल के आया ऐसा करने से कि भाई जोन प्लेट एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उसका एक रिजल्टेंट कंडीशन ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, अब जोन प्लेट की फोकस दूरी, अब चूंकि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है तो इसकी कुछ फोकस दूरी भी होगी, वो भी निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा, इक्वेशन नंबर 5 रिमाइंड होगा आपको, मैंने मार्क करा के रखा था आपको, इक्वेशन नंबर 5 जो हमने कैलकुलेट किया था उसी से लेके चलेंगे। ये वाला देखिए यहाँ मार्क करके रखें कि 1/u + 1/v = n λ/rn²। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आया था, तो इसे लेंस फार्मूले से बस तुलना कर लीजिए, इजी है। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये लेंस सूत्र होता है स्टूडेंट, ये वाला 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/f के जगह यहाँ पर इतना इतना लिखा हुआ है, तो 1/f = दिस मच, सो f = rn = n लैम्डा। और ये पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए पॉजिटिव आता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की नेगेटिव। तो जोन प्लेट एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इस तरह का फॉर्मूला जो लेंस का आता है उसके सिमिलर ही है। ठीक, अगर आप यहाँ पर R1 वाला फॉर्मूला को यूज करोगे कि Rn के जगह हम लोग n Rn R1² यूज कर सकते हैं ना, ये जो फॉर्मूला निकाल के लेके आया था मैं रिजल्ट, उसकी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। कहाँ गया जी, ये वाला, ये देखिए Rn = R1 n² या फिर Rn का स्क्वायर करूंगा तो वो R1 का स्क्वायर और √n हट के n होगा। तो वैसे फॉर्म में अगर रखेंगे तो उस तरह से मिलेगा, क्योंकि पहले जोन के रेडियस एरिया के अकॉर्डिंग ही चीजें चेंज होती हैं। तो फिर ऐसे अगर आप देंगे आप तो n कैंसल आउट हो जाएगा। तो प्राथमिक फोकस दूरी, फर्स्ट फोकस डिस्टेंस ऑफ दी जोन प्लेट इज R1² / लैम्डा। ठीक,
अब इस तरह से हमें ये एक रिजल्ट मिलता है कि ज़ोन प्लेट के मल्टीपल फोकस होते हैं, बहुत सारे फोकस पॉइंट होते हैं, ठीक? ज़ोन प्लेट पर आपतित प्रकाश के किसी एक बिंदु पर फोकस ना होकर अनेक बिंदुओं पर फोकस होता है। इस प्रकार ज़ोन प्लेट की बहुल फोकस बोले या फिर बहुत से फोकस बिंदु होते हैं जिनकी तीव्रता प्लेट की ओर अक्ष की ओर अनुदिश जाने पर घटती है। कहने का मतलब है कि उस डायग्राम को देखें ज़रा आप, इस डायग्राम पे। अब यहाँ वाला जो वलय होगा वो उसको यहाँ पर सेंट्रिक करेगा और एकांतर क्रम में जो पैटर्न इसके ऊपर बने हैं उस पे डिपेंड करता है ज़ोन प्लेट पे। तो वो इसको यहाँ पे फोकस कर सकता है, कोई यहाँ पे फोकस कर सकता है, कोई यहाँ पे फोकस, तो ये तीव्रता जो इसकी अक्ष है, ये वाली अक्ष है, इससे अगर आप प्लेट की ओर आएँगे तो उसकी इंटेंसिटी घटेगी और दूर जाएँगे, अगर यहाँ पर आप सेंट्रिक देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सेंट्रेशन मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सेंट्रेशन मिलेगा, मतलब उस पे। तीव्रता आगे बढ़ने पे बढ़ेगी और पीछे की ओर यहाँ अगर सेंट्रेशन देखेंगे आप बिंदु पी पर, यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी लाइट वेव की बेंडिंग होगी। ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे जाएगा यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर अगर लाइट वेव की बेंडिंग हो रही है अलग तरीके से तो वहाँ पर। तो जैसे-जैसे आप प्लेट की ओर आएँगे तो तीव्रता घटती है और प्लेट से दूर जाएँगे तो तीव्रता क्या है बढ़ेगी। तो इस तरह से इस लाइन में ना, इस लाइन में बहुत सारे बिंदु मिलेंगे और बहुत सारे बिंदु मिलेंगे जो अलग-अलग ज़ोन से रिलेटेड लाइट वेव को बेंड करके आपको एक पॉइंट दिलाएँगे। तो उसकी वजह से ज़ोन प्लेट के बहुत सारे फोकस दूरी होते हैं, बहुत सारे फोकस पॉइंट्स होते हैं। दूरी भी बहुत सारा मिलेगा, फोकस पॉइंट भी बहुत सारे मिलेगा, मतलब ज़ोन प्लेट के बहुत सारे फोकस होते हैं। इस चीज़ को ये प्रूफ आउट करता है और यही कारण है कि यदि इस पैटर्न का हम लोग यूज़ करें, तो लाइट वेव को कंसंट्रिक करके अगर कोई इमेज उतारना चाहता है, तो उसके लाइट वेव को हम डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे फोकस आउट करके इमेज को टेढ़ा-मेढ़ा या ब्लरी दिखा सकते हैं। बिंदु P का इमेज जहाँ बनना चाहिए उससे पीछे बन जाएगा इस पर्टिकुलर एंगल पे और चूँकि जितने भी स्पेस ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव करते रहते हैं, आपको पता है कि चाहे ड्रोन्स है, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे स्पेसक्राफ्ट हैं, वो मूव करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में। रुके हुए तो रहते नहीं, तो मूव करते रहते हैं तो लगातार उनकी सिचुएशन भी बदलते रहती है। तो लाइट वेव जो उसको इमेज कैप्चर करना चाहता है या रेडियो वेव है या रडार का जो सिस्टम है या फिर और कोई वेव हम लोग उसके तरीके से उसको ढूँढना चाहते हैं, तो वो भी डिटेक्ट नहीं हो पाता, ब्लरी मिलता है हमको इमेज या एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन नहीं मिलता। इन सारे ऑप्टिक्स के पोज़ीशन का यूज़ करते हैं। खैर टेक्नोलॉजी उससे भी आगे हो सकी है, आ चुकी है। आजकल हम लोग हीट सेंसर का यूज़ करते हैं कि भई अगर स्पेसक्राफ्ट उड़ेगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर इंजन तो जलेगा और इंजन जलेगा तो हम उसको थर्मल इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करके हीट को सेंस करके उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। बट बहुत सारी फ्लाईओवर चीज़ों के बारे में जिसको हीट का जिसमें कांसेप्ट ही नहीं है, इंजन ही नहीं है, जो सिंपल ठंडे बैटरी से चल रहा है। आपका मोबाइल जैसे कोई हीट तो हो नहीं रहा है, बहुत गर्म तो होता नहीं है। लिथियम आयन बैटरी उसमें लगी हुई है, तो ड्रोन्स जो होते हैं उसमें हीट का कोई कांसेप्ट नहीं है, तो उसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। इंजन को आप विमान के इंजन को आप डिटेक्ट कर लोगे, लेकिन ड्रोन्स को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते कि उसके ऊपर जो पैटर्न, उसके ऊपर की पॉलिशिंग देखने से तो ऐसा लगता है कि बस स्लेटी कलर का पेंट हुआ है, लेकिन बहुत बारीकी से उसके सरफेस को जब देखेंगे आप, तो उसके पे विवर्तन, पोलराइजेशन और आपका व्यतिकरण, इन तीनों चीज़ों का इस तरह से यूज़ किया जाता है कि उसको डिटेक्ट कर पाना, गेट कर पाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक? तो ये आगे जब कभी आप उस तरह के फील्ड को जॉइन कर लेंगे, तब आपको याद आएगा कि यार कॉलेज में जो ये पढ़े थे, ये यहाँ आज काम आ रहा है, ऐसे करके, है ना? तो इससे एक चीज़ हमको एक बेसिक रिजल्ट आया कि ज़ोन प्लेट के भी बहुत सारे फोकस डिस्टेंस होते हैं, ये डायरेक्ट फ़ॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ऑड टर्म के बेस पे, इस पे बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट ही पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ज़ोन प्लेट के बहुत सारे फोकस बिंदु होते हैं? तो यस, इट्स पॉसिबल, ठीक? ये फ़ॉर्मूला है। 2 मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि न्यूमेरिकल इस यूनिट से बहुत सारे पूछे जाते हैं और ईज़ी होते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे आप हमने कंप्लीट किया, क्या-क्या डिस्कस किया यहाँ पे ज़ोन प्लेट के बारे में जाना, कैसे बनता है, क्या जाना। डायग्राम आप इसी तरीके से रफ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव किसको बोलते हैं उसको जानिएगा। रेडियस ज़ोन प्लेट के लिए कैलकुलेट करके निकाल के लेके आते हैं जो कि फ्रेनेल के अर्धकाल ज़ोन के कांसेप्ट को फुलफिल करता है। तो वो चीज़ रिज़ल्ट हमने यहाँ पे निकाल के लेके आया। R1 गुना होता है, जो पहले वाले का ही रेडियस जो है n गुना स्क्वायर रूट में होते रहता है, वही है इसमें। ज़ोन का क्षेत्रफल हमने निकाला, वहाँ से एक रिज़ल्ट हमने ये प्राप्त किया कि प्रत्येक ज़ोन का क्षेत्रफल बराबर होता है, n पे डिपेंड नहीं करता और हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला। पिछले क्लास के मैथमेटिकल कैलकुलेशन का 2-3 स्टेप मैंने डाला है। अगर आपको ये वाला सेक्शन छोटा करना है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि चूंकि फ्रेनेल के अर्धकाल जोन के कंसेप्ट से हम इस चीज को जानते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो प्रथम अर्धकाल जोन के एम्पलीट्यूड के जस्ट आधा होता है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन, है ना? और उस हिसाब से तीव्रता बराबर इतनी होगी तो ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी। अब यदि इस कंडीशन में हम लोग वलयों को, जो जोन्स हमारे बने हैं उसको इंटरनली हम उसको ब्लैक करते चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में आयाम अगर मैं निकालूं तो ये n गुना का एक फार्मूला बन के आएगा, जहां पर n प्लेटों में कुल जोनों की संख्या होती है, जहां से n/2 जोन को हम लोग क्या कर देते हैं,
काला कर देते हैं। तो भाई ऐसा जब करके हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फॉर्मूले में n स्क्वायर आया है। इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इससे ये समझ में आता है कि ज़ोन प्लेट कहीं पर इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब फोकस कर रहा है। फोकस लेंस, उत्तल लेंस से हम लोग लाइट वेव को कहीं पे कंसंट्रेट करते हैं तो वो तेज हो जाता है ना, कागज वगैरह को जलाओगे तो जल जाता है। तो वो उसी से रिजल्ट निकल के आता है कि ज़ोन प्लेट एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है, इसलिए फॉर्मूला से तुलना करके, लेंस फॉर्मूले से तुलना करके आप ये फॉर्मूला डिराइव कर दीजिएगा। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछे कि ज़ोन प्लेट के लिए फोकस दूरी के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो ये डिराइव करके निकाल के लेके आएंगे आप। और एक छोटा रिजल्ट उसका कि ज़ोन प्लेट का भाई एक ही फोकस दूरी नहीं होता, कई फोकस दूरी होता है। तो उसका एक छोटा-सा आप रिजल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। और R1 गुना के फॉर्म में। कुछ न्यूमेरिकल देखिए शॉर्ट में, इसी तरीके ये उदाहरण है ना, यही आएगा, ये बोल रहा हूँ, ये उदाहरण है, मतलब आपको फॉर्मूला को जब भी पढ़ें मेन क्लास को तो उसके फॉर्मूले को इस तरह से नोट आउट करके रखें तो आपको समझ में आएगा कि छोटे न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत ईज़ी होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड ज़ोन, पहले अर्धकाल ज़ोन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज़ोन ऑफ अ ज़ोन प्लेट, एक ज़ोन प्लेट के लिए, व्हिच बिहेव एज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, जो कि एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ दिया हुआ है। और कौन से वेवलेंथ का लाइट यूज़ कर रहा है जी, 4000 एंगस्ट्रॉम के लाइट का यूज़ कर रहा है वो। उस आधार पर हमें पहले अर्धकाल ज़ोन का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चूँकि फॉर्मूला क्या होता है पहले अर्धकाल ज़ोन का, R1 स्क्वायर बटे लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू F, ये फोकस दूरी का फॉर्मूला है। अभी निकाले हम लोग पहला वाला। ये देखिए R1 के टर्म में ये वाला, ये N के टर्म में भी बोल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। ये मेन फोकस तो फॉर्मूला आपको पता है ना। तो R1 स्क्वायर बटे लैम्ब्डा, पहले के लिए जब अपन इसको यूज़ करते हैं तो प्राथमिक फोकस दूरी के तर्क पे, और हमसे पूछा ही है ना कि फर्स्ट का पूछा है एग्ज़ाम में। ये देखिए, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड ज़ोन, तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहाँ से R1 बराबर क्या लिखूँगा, अंडर रूट F लैम्ब्डा। F 40 दिया था सेंटीमीटर में, मीटर में बदल लो, तो 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर लो। लैम्ब्डा 4000 एंगस्ट्रॉम दिया, एंगस्ट्रॉम मीटर के कंडीशन में 10 की घात -10 होता है, सेंटीमीटर के कंडीशन में इससे, ठीक? ऐसा। तो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करके, ये पुट करके फाइनली आप इसको करके 0.4 mm का रेडियस आप प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि देखिए भाई उस ज़ोन का जो रेडियस है ना बहुत कम था, बहुत कम, बहुत बारीक। मतलब ये नहीं है कि मैं ज़ोन प्लेट आपको दिखाऊँगा तो आपको वैसी गोला खींचा हुआ दिखाई देगा आपको। नहीं, वो तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको सिंपल कोई प्लेट दिखा रहा हूँ। इतनी बारीकी से, इतने छोटे रेडियस से उसको खींचा गया रहता है कि आप बहुत बारीक सरफेस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तब दिखेगा कि इसमें गोले भी बनाए गए हैं ऐसे-ऐसे करके। ये नहीं कि आपको मैंने दिखा दिया है तो आप स्पष्ट रूप से 10 मीटर दूरी से देख सकते हो, नहीं। रेडियस की साइज़ देखिए आप, 0.4 mm विथ वेरी स्मॉल फर्स्ट, और फर्स्ट तो बड़ा रहता है, फिर उसके आगे और छोटे-छोटे होते बारीक पैटर्न्स रहेंगे वो सरफेस पे, आप ऐसे ही उसको देख भी नहीं पाएँगे। तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हो गया। और एक क्वेश्चन देखिए, अ ज़ोन प्लेट हैज़ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी दिस फोकस लेंथ एट 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब जब आप 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज़ करते हो वेवलेंथ की, तो ज़ोन प्लेट का फोकस डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होता है। जब आप 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट वेव यूज़ करेंगे तो उस ज़ोन प्लेट की फोकस डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछ रहा है। सिंपल सा चीज़ है, F1 दिया है, लैम्ब्डा 1 दिया है, लैम्ब्डा 2 दिया है, F2 नहीं दिया है। यही फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा, जो अभी यूज़ किया कि मैं जानता हूँ F इज़ इक्वल टू R1 स्क्वायर बटे N लैम्ब्डा। तो पहले वेवलेंथ के लिए और पहला फ़ोकस के लिए ऐसे लिख लिया फ़ॉर्मूले को, दूसरे वेवलेंथ के लिए और दूसरे फ़ोकस के लिए ऐसे लिख लिया फ़ॉर्मूले को, दोनों को डिवाइड कर लूँगा तो एक रिलेशन मिल जाएगा कि F2 बटे F1 इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा 1 बटे लैम्ब्डा 2। सो F2 इज़ इक्वल टू F1 इंटू लैम्ब्डा 1 बटे लैम्ब्डा 2, और सारा चीज़ आपको दिया हुआ था स्टूडेंट कि F1 50 दिया था, लैम्ब्डा 1 6000, 10 टू द माइनस 8, तो लगाओगे, मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 10 टू द माइनस 8, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द माइनस 10। देन फाइनली सॉल्व करके 60 सेंटीमीटर आपको उस कंडीशन में उस ज़ोन प्लेट की फोकस दूरी मिल जाएगी। तो ये उदाहरण है कि न्यूमेरिकल ईज़ी होते हैं, छोटे होते हैं, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से आप ऐसे देख सकते हैं। तो आगे चल के जब बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह और भी आएँगे तब उसमें अपन देखेंगे, आपको और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स वगैरह मिलता है ज़ोन प्लेट से रिलेटेड, तो कर लेंगे आप। मेरा कहना है कि आपको वो न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फ़ॉर्मूला जो निकल के आया ना उसको ध्यान रखिए। तो ये रहा आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने ज़ोन प्लेट के बारे में डिस्कस किया, जो कि फ्रेनेल के अर्धकाल ज़ोन के आधार पे बात करता है, फ्रेनेल के अर्धकाल ज़ोन के कंडीशन को समझाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप ज़रूर इसको तैयार करके रखिएगा। ये बहुत प्रोबेबल है कि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाएगा डेफ़िनेटली, ठीक है? तो ठीक है, अगले क्लास में फिर हम लोग इस फ्रेनेल विवर्तन को जो पढ़ रहे हैं उसके एक और सेक्शन को लेते हुए एक पतले
स्ट्रेट वायर की वजह से कितना डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसको जानेंगे और फिर उसके बाद फ्राउनहोफर विवर्तन को जानेंगे। उस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे जहाँ पे फिर ग्रेटिंग वगैरह की चीजें इंपॉर्टेंट है उसको जानना है। तो ये दूसरा क्लास रहा यूनिट नंबर 3 का। इसके बाद हम लोग इस यूनिट नंबर 3 के टॉपिक को लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार कर रखिएगा। कोई भी डाउट होता है शेयर करिए, आने वाले वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।